राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्र, आने वाले 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। और यह बीपीएससी का कितने नंबर का एग्ज़ाम है तो मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं, यह बीपीएससी का 67 नंबर का एग्ज़ाम है। ठीक है, 67 नंबर का एग्ज़ाम है। और आज के इस सेशन में हम लोग जो बीपीएससी ने 66 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उसका हम लोग आज डिटेल एनालिसिस करेंगे, जो आने वाले एग्जाम यानी 30 सितंबर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मैं आप सभी लर्नर्स से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से मित्रों। और फिर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बता दूं, ये पुराने किसी से मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है, तो इस पे आप जो पहले से टिक किया गया है उस पर आप नहीं जाओगे। आज जो मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा विद डिटेल एनालिसिस, आप उसको ही याद करोगे, उसको ही समझोगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है द रेडिएशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स एकार, यानी जो हमारे मसल में पेन होती है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एक रेडिएशन का यूज किया जाता है। तो कौन से रेडिएशन का यूज किया जाता है? तो इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज किया जाता है। अब क्यों किया जाता है सुन लो। देखो क्या होता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो हमारे शरीर के जो मसल होते हैं ना, उनमें जो ब्लड फ्लो होता है, मतलब खून का जो प्रवाह होता है, उनके सर्कुलेशन को तेज़ी से बढ़ा देता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ जाता है तो क्या होता है कि मसल का जो स्टिफनेस होता है और दर्द होता है वो काफ़ी तेज़ी से कम हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड है, आसान क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मित्रों इस क्वेश्चन में कहा गया है दो रेसिस्टेंस है और दो रेसिस्टेंस पैरेलल रेसिस्टेंस है। एक का वैल्यू पता है और दूसरे का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को कंबाइंड रेसिस्टेंस पता है। तो मान लो एक का रेसिस्टेंस क्या है, 2 ओम का है, 2 किलो ओम का है। ठीक है, 2 किलो ओम का है और दूसरे का कितना है मुझे पता नहीं है। हाँ, लेकिन कंबाइंड जो रेसिस्टेंस है वो पता है। देखो कंबाइंड रेसिस्टेंस कितना है, कंबाइंड रेसिस्टेंस कितना है 1.4013। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और इसका फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे करो, इसको ऊपर की तरफ ले जाओ तो ये R इक्विवेलेंट होगा और नीचे की तरफ क्या था R1 R2, ये एलसीएम वाला ऊपर चला जाएगा R1 इंटू R2 और नीचे में एक क्या हो जाएगा R2 प्लस R1। बस इस फार्मूला का यूज करना आप लोग, ये आसानी से आप लोगों को निकल आएगा। और इसी सीरीज के लिए क्या होता है, अगर यही कनेक्शन सीरीज में होता तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोग क्या कर देते R1 प्लस R2। ठीक है, बस इतना बात आप लोग ध्यान में रखो, आंसर आराम से निकलेगा। और इसका आंसर कितना है वो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका आंसर होगा 4.70 किलो ओम। यानी एक का रेसिस्टेंस हम लोगों को पता है जो कि 2 किलो ओम है, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इनका हम लोगों को पता था 1.403 किलो ओम। और इन दोनों की मदद से हम लोगों ने दूसरे रेसिस्टेंस का भी निकाल लिया। तो वो कितना आया 4.70 किलो ओम। आप लोग सॉल्व कर लेना, आसानी से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मित्रों, मान लो कोई एक सेमीकंडक्टर है, तो उस सेमीकंडक्टर को हम लोग जब हीट करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? या वह इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन सेम रहेगा, या पहले इंक्रीज करेगा फिर घट जाएगा, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई एक से ज़्यादा आंसर सही। देखो बीपीएससी तो पूछती है एक ऑप्शन नंबर ई, लेकिन बहुत कम में ये आंसर टिक होता है। जैसे कि अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया, दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन ई तो आया नहीं और 3 में भी ऑप्शन ई नहीं आएगा। तो क्या होगा, क्या होता है मित्रों, जब हम लोग सेमीकंडक्टर को, मान लो एक कोई सेमीकंडक्टर है, इसको हम लोग हीट करते हैं, तो क्या होता है, इसका रेसिस्टेंस जो होता है, इसका रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ए वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, फैराडे कांस्टेंट क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। फैराडे कांस्टेंट क्या है? अब कांस्टेंट तो है ही, कांस्टेंट का मतलब सीधा सीधी हो जाएगा, यह यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टी, इन भाई साहब ने चौथे नंबर क्वेश्चन में सही आंसर टिक किया है। ठीक है, और सुन लो फैराडे कांस्टेंट क्या होता है। तो फैराडे जो होता है
वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इधर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक देखो आसान क्वेश्चन, यानी बीपीएससी आसान ही क्वेश्चन पूछती है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, अब लाइट ईयर का यूनिट क्या है, तो लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है, तो सबको पता है लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है मित्रों, डिस्टेंस का। ठीक है, तो क्या होता है लाइट ईयर, क्या होता है उस बात को समझो। लाइट ईयर जो होता है ना, वो बीम ऑफ लाइट होता है। क्या है, बीम ऑफ लाइट, जो कि ट्रैवल करता है इन सिंगल अर्थ ईयर। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवल इन अ सिंगल अर्थ ईयर। और लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट होता है, डिस्टेंस का। तो एक लाइट ईयर का आप लोगों से वैल्यू पूछा जा सकता है कि एक लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग नोट कर लेना। एक लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 10 रेज़ टू द पावर 15, और यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, तो एक लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाओ। टोटल 150 क्वेश्चन है और लास्ट तक आप लोग बने रहना, तभी एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स का आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों से पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो मतलब इसके मतलब कहने का मतलब है कि लाइट जो होता है, मान लो एक यहाँ पे लाइट है, कोई सा मान लो, यही लाइट बना लो, ये लाइट है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंट्री मारता है या ट्रैवल करता है, तो क्या चेंज नहीं होता है, क्या चेंज नहीं होता है। इसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया है, वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ऑप्शन ही हमेशा की तरह। तो देखो क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, तो जो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो लाइट का तो रिमेन कांस्टेंट ही होता है, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट ही होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। एक फार्मूला आप लोगों को याद होगा, v इक्वल टू इन दिए गए ऑप्शन में से क्या चेंज नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या होता है। तो इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर भी सेकेंड लिखते हैं, यानी ये नीचे रहता है तो ऊपर जाके मीटर पर सेकेंड ऐसे हो जाता है। ठीक है, और आपसे एक भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर मैकेनिकल वेव, तो आप बोलेंगे यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, और इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, इट कैन ट्रैवल विदाउट एनी मीडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून। बताओ, आंसर बताने की ज़रूरत है, मेरे अकॉर्डिंग तो ज़रूरत है नहीं। देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जिसने चांद पे अपना कदम रखा था। ठीक है, और डेट अगर पूछे तो याद रख लेना, डेट क्या था, 20 जुलाई का वह दिन था, और साल क्या था, साल था 1969, याद रख लेना, 20 जुलाई का दिन, और वर्ष था 1969 का, और इसी दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया का पहला व्यक्ति था जिसने चांद पे अपना कदम रखा था। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लाइड इज। देखो देखो, ये तो प्लूटोनियम है। ठीक है,
ये तो प्लूटोनियम है, देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मान लो ऐसे। तो जो यहाँ पे 94 है, 94 क्या है आपको, एटॉमिक नंबर है। क्या है, एटॉमिक नंबर है। और ऊपर का क्या है, 242, इसका मास नंबर है, यानी मास हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है वो ध्यान से सुनो। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लाइड। तो यहाँ से देखो, एक तो मित्रों यहाँ से आप क्लियर, याद नहीं याद हो तो यहाँ से याद कर लो क्वेश्चन से। प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 94, और इनका एटॉमिक मास कितना होता है, 242। अब एक चीज़ आप लोगों को याद होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। एक तो सबसे पहली बात, Z इक्वल टू P इक्वल टू E होता है, इस बात को आप लोग याद रख लेना। एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ से न्यूट्रॉन का नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। न्यूट्रॉन का नंबर पूछा जा रहा है, तो इसके लिए एक आप लोग फार्मूला याद रख लेना, N इक्वल टू, ये जो मास नंबर है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मास नंबर कितना है, 242, और 242 में से कितना घटाना है, 94। तो यहाँ पे 2 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ 23 हो जाएगा, 23 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, 14। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 148, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, 148, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द हाइएस्ट विस्कोसिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑफ। तो इन चारों में से किसका विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटर। मित्रों मैं क्या करूँ, सिर्फ ऑप्शन आप लोगों को बता दूँ या ऑप्शन के सही डिटेल एनालिसिस करूँ। चलो जो आसान क्वेश्चन होगा उसका मैं सिर्फ ऑप्शन बता दूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उसका मैं डिटेल एनालिसिस कर दूंगा, ठीक है। तो देखो, द हाईएस्ट विस्कोसिटी एमॉन्ग द फॉलोइंग इज वाटर का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब सुन लो, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड ड्यू टू विच इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट डिफरेंट लेयर एंड थिकर लिक्विड हैव मैक्सिमम विस्कोसिटी। तो मतलब जितना जो मोटा होगा, मोटा लिक्विड होगा, उसका मैक्सिमम विस्कोसिटी होगा। तो इस तरह से मित्रों मुझे लग रहा है कि इसका आंसर हनी होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हनी हो जाएगा, वाटर नहीं। क्योंकि क्या है कि लिक्विड जो होता है ना, ये हनी का यानी कि मधुमक्खी से जो निकलता है, तो इनका मैक्सिमम विस्कोसिटी होना चाहिए, क्योंकि इनका जो डिफरेंट लेयर होता है ना, लेयर के बीच में ही रिलेटिव मोशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हनी है ऐसे, तो इनके लेयर के बीच जो रिलेटिव मोशन होगा ना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा करना। तो इसीलिए बोला जाता है कि जितना ज़्यादा थिकर लिक्विड होगा, उनकी मैक्सिमम विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। तो आप जैसे कि कोई लॉजिक मत लगाओ, वाटर थिकर लिक्विड है, हनी से क्या नहीं, एयर नहीं, ब्लड क्या नहीं, तो हनी ही आंसर अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ। मित्रों जब भी आप डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो तो क्या बोलता है, भाई विटामिन की कमी हो गई है, दूध पियो, ठीक है। कैल्शियम की कमी हो गई है, दूध पियो। प्रोटीन की कमी हो गई है, दूध पियो। आपके पास कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो गई है, दूध पियो। लेकिन विटामिन सी, मिल्क इज़ नॉट अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो हम लोगों से क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि मिल्क इनमें से किन चीज़ों का पुअर सोर्स है, तो विटामिन सी का पुअर सोर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है मित्रों, आप लोगों ने
बहुत बार देखा होगा, रात में अगर आप लोग मेट्रो सिटी में ट्रैवल करते होगे तो पुलिस उनकी गाड़ियों को रोककर उनके मुंह में कुछ डालती है और वहाँ से वो लोग चेक करती है, चेक करते हैं कि क्या जो उस कार को ड्राइव कर रहा है यानी ड्राइवर क्या वो ड्रंकन स्टेट में है या ड्रंकन स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो उसमें कौन से फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है, बस क्वेश्चन आप लोगों से यही पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आसान ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगली बार जब आप लोग पुलिस को ऐसे जांच करते हुए देखना तो पूछ लेना कि भाई आप लोग कौन सा फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को याद रह जाए और आंसर पेपर में आप लोग सही से आंसर कर पाओ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन डालने के लिए देखो क्या करता है, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन यहाँ पे डाइक्रोमेट होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो दारू पिए हुए या शराब पिए हुए ड्राइवर जो होता है, जो एनालाइजर होता है वहाँ पे अगर अपनी सांसें निकालता है तो वहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो अल्कोहल होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है। किससे ऑक्सीडाइज हो जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट से, और वहीं पे वो फॉर्म कर देता है एसिटिक एसिड। ठीक है, वहीं पे फॉर्म कर देता है वो एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग देखोगे क्या कि कलर चेंज, इसमें कलर चेंज होता है। ठीक है, और इससे पता पुलिस को आसानी से लग जाता है कि जो ड्राइवर है वो ड्रंकन स्टेट में है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय द एंजाइम ऑफ। जो ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कैसे होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये रहा ग्लूकोज, ये कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में। तो इसमें कौन सा एंजाइम का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जाइमेज, जाइमेज एंजाइम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जाइमेज क्या करता है, बेसिकली इथाइल अल्कोहल को, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड चांसेज है कि 67 भी पूछ जाए। अब यहाँ पे जाइमेज पूछ दिया जाता है तो फर्मेंटेशन से रिलेटेड इसमें पूछ दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की बाई। अब जो चूना पत्थर होता है, चूना पानी होता है, वो मिल्की कलर में कन्वर्ट कैसे हो जाता है, तो ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत पुराना क्वेश्चन है और मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ कि ताकि यहीं से भी कोई क्वेश्चन फंस जाए तो आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा ही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेज। मतलब जो पेट्रोल और डीजल होता है, अगर उनका पूरा दहन ना हो पाए, यानी इनकम्प्लीट बर्निंग ना हो पाए, तो लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत ही हानिकारक गैस है इन्वायरमेंट के लिए। और इन्वायरमेंट के लिए है तो यहाँ पे जितने भी लिविंग बींग है उन सारे के लिए काफ़ी ज़्यादा वो हानिकारक है, और उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रहा CO, ये रहा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, द pH ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेज फ्रॉम 3 to 6, द H+ आयन कंसंट्रेशन विल। देखो, एक तरह से न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि द pH ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेज फ्रॉम 3 to 6, तो जो H+ आयन होता है उसका कंसंट्रेशन कितना टाइम बढ़ेगा, कितना टाइम घटेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोगों को न्यूमेरिकल लगाना होगा। देखो, तो इसमें क्या होता है, द pH ऑफ सॉल्यूशन चेंज, तो केमिस्ट्री में ऐसे लिखते हैं डेल्टा pH। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, और हायर में से ही लोअर को घटाते हैं, तो pH 2
pH2 माइनस pH1। ठीक बात है, इतना सही है। तो कितना चेंज हो रहा है? 3 to 6 चेंज हो रहा है ना, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा? 3। ठीक है, अब देखो द H प्लस आयन कंसंट्रेशन की बात करो। अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी H प्लस, यानी H पे कितना है? 1 प्लस। तो यहाँ पे देख लो H प्लस 2 और H प्लस यहाँ पे कितना होगा? 1। ठीक है, 10 0.001 न्यूमेरिकल है, काफ़ी ध्यान से देखना। तो इसमें देखो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? 10 का पावर -3। इसका मतलब क्या होता है? 1/1000, ठीक है, या 0.001, यानी कि 1000 टाइम से डिक्रीज हो रहा है। कितने टाइम से डिक्रीज हो जा रहा है? 1000 टाइम से डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो जो सैंड और नेफ्थलीन का जो मिक्सचर होता है, उनको किस मेथड से हम लोग सेपरेटेड कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका एक ही उपाय है कि आप लोग भाई सब्लिमेशन मेथड से इसको दूर कर दो। और मित्रों देखो, इनमें से सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, एक क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग याद रखना। तो सब्लिमेशन क्या है मैं बता दूं आप लोगों को? हाँ बिल्कुल बताता हूँ। देखो सब्लिमेशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो डायरेक्ट उसको गैस स्टेट में बदल दे। कोई मान लो कि यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है तो उसको डायरेक्ट हम क्या बता देंगे? गैसियस स्टेट में बदल देंगे, गैसियस स्टेट में बदल देंगे। और इसमें ध्यान से सुन लो, बिना लिक्विड स्टेट में गए, बिना लिक्विड स्टेट में गए, यानी डायरेक्ट सॉलिड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दे विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। यही होता है सब्लिमेशन प्रोसेस। और यहाँ सब्लिमेशन प्रोसेस से किसको अलग किया जा रहा है? सैंड एंड नेफ्थलीन के मिक्सचर को। अगला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन आर। ठीक है, बेंजीन का क्या फार्मूला होता है? C6H6। ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और हर पे HH, इन सब पे HH होता है। ठीक है, H होता है, और यहीं पे पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो ऐसे करो, आप लोग गिन लो, जैसे 1 2, 1 छोड़ दो 3। ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, हर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा सिग्मा, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यानी इस तरह से अगर आप लिखते जाओ तो सिग्मा कितने हो जाएंगे? सिग्मा के 12 बॉन्ड हो जाएंगे, यानी द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑन बेंजीन आर। तो 12 सिग्मा और ए पाई बॉन्ड, ए वाला पाई है। ठीक है, ए पाई है, तो पाई का संख्या कितना हो जाएगा? 3। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है? 12 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग। तो मित्रों जो मान लो कि कहीं पे हमें कट लग जाती है तो खून निकलने लगता है, और खून निकलने के बाद आप लोग देखते हो कि ब्लड क्लॉट कर जाता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन के अच्छे खासे विटामिन के होगा अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे रक्त का थक्का लग जाएगा, यानी ब्लड क्लॉट कर जाएगा। विटामिन के नहीं होगा तो खून बहते रहेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मैं 21 पे आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 19 कराना है, नीचे की तरफ था। हाँ, द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया। आपसे पूछा जा रहा है कि यूरिया में कौन सी एलिमेंट प्रेजेंट रहता है। तो देखो सीधा सीधी अगर आपको याद नहीं है तो इसका आप जो फार्मूला होता है वो याद कर लो। CO बीच में, बगल से NH2
ठीक है। मतलब मान लो कि CO है और NH2 इसके आजू बाजू में, ठीक है। मतलब एक क्लास का CO एक तरह से मान लो कि होनहार बच्चा है, तो इसके आजू बाजू में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे नहीं तो यहाँ पे 2 ही है, NH2 CO बीच में और NH2 साइड साइड में। तो यहाँ पे आप देखो क्या है, कितने एलिमेंट प्रेजेंट हुए, CHNO 4, यानी कितने हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी, ऑप्शन डी, CHNO। क्वेश्चन नंबर 20, द प्योरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। मित्रों यहाँ पे कुछ कंडक्टर का नाम दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि द प्योरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। कॉपर का नाम है, लीड का नाम है, मरकरी का नाम है, जिंक का नाम है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आप इसको लीड को हिट करते हो तो एक काफ़ी ज़्यादा वो, मतलब ये समझो कि लीड जो होता है इसमें जो मेटालिक कैरेक्टर होता है, मेटालिक कैरेक्टर काफ़ी कम होता है। अब जिनमें मेटालिक कैरेक्टर कम होता है वो हीट का बैड कंडक्टर माना जाता है। तो इस तरह से लीड इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये हीट को काफ़ी स्लोली कंडक्ट करता है। बेसिकली देखा जाए तो इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, और लीड का काम कूलेंट रड में किया जाता है, बहुत सारे रिएक्टर में, ठीक है। तो आप सीधा याद रखना कि इनमें से कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है हीट का, मरकरी भी अच्छा कंडक्टर है, जिंक भी अच्छा कंडक्टर है। सबसे बुरा कंडक्टर क्या है, बैड कंडक्टर लीड है। 20, क्वेश्चन नंबर 21, ये मैंने अभी आपको करा दिया था जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 करा रहा था, ठीक है। द फीमेल सेक्स हार्मोन इज, देखो इनमें से कुछ हार्मोन का नाम दिया गया है, तो इनमें से आप लोगों को बताना है कि फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। सही आंसर क्या होगा, एस्ट्रोजन। ये भी सही आंसर टिक किया है, एस्ट्रोजन, ठीक है। देखो एस्ट्रोजन क्या होता है, फीमेल के बॉडी में बहुत सारा रोल प्ले करता है। जैसे कि जो इनका फीमेल का बॉडी पार्ट्स होता है, इनके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और यह किसके द्वारा सेक्रेटेड होता है, ये जो ओवरीज होता है ना, ओवरीज अंडाशय, उनके द्वारा ये सेक्रेटेड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्या है मित्रों, द नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज वाज गिवन टू। देखो पार्किंसन डिजीज होता है, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए जो मतलब जिन्होंने मेडिसिन या तरीका निकाला होगा, तो उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। और उनका नाम क्या है, तो मित्रों उनका नाम ये अभी भी पूछा जा सकता है, एक करेंट अफेयर पार्ट का क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये स्टैटिक पार्ट भी बन गया है क्योंकि पार्किंसन डिजीज में इन्होंने सर्च किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद कार्लसन। इस भाई ने काफ़ी ज़्यादा तुक्का मारा है और इसके मैक्सिमम आंसर गलत है। इसने सी पे आंसर टिक किया। अरविंद कार्लसन को पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। और हाँ ठीक है। ये तो नहीं पूछेगा काफ़ी कब दिया गया, काफ़ी वर्ष पहले दिया गया, वर्ष 2000 में ही इन्हें मिला था। क्वेश्चन नंबर 24, द माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। थायराइड का भी समस्या हर घर में आजकल देखने को मिल जाता है, तो ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। देखो थायराइड क्या होता है, थायराइड
टेस्ट भी आप लोग कराते हो। तो इसका जो बेसिकली कमी जो होता है आयोडीन्स के कारण होता है। और थायराइड क्या है, जैसे कि आप लोग चेक कराते होगे T3, T4 और एक और होता है TSH शायद, या TSH ऐसे ही करके होता है। इन तीनों को टेस्ट कराते हो तो आप लोगों को पता चलता है कि थायराइड आप लोगों को है या नहीं है। तो होता है तो इसमें क्या होता है, एक तो ग्वाटर डिजीज हो जाता है, और जो हम लोगों का थायराइड ग्लैंड होता है नेक का, उसमें एबनॉर्मल तरीक़ा से वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली आप लोग आंसर क्या टिक करोगे, आयोडीन का है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, द सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टोंग टू बिटरनेस इज। देखो, आप लोग मिर्ची खाते होगे, ठीक है, तो या तो कड़वा चीज़ कोई भी खाते होगे। मान लो ये आपका टंग हो गया, ठीक है, टंग ऐसा ही होता है ना, तो वहाँ पे इनके पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ अलग फील होगा, यहाँ पे कुछ अलग फील होगा, यहाँ पे खाओगे अलग फील होगा, यहाँ पे कुछ खाओगे अलग फील होगा। तो जो ये ह्यूमन का जो टंग होता है, तो ये जो इनका टंग होता है, तो ये जो बिटर टेस्ट होता है, ये कौन सा पोर्शन फील करता है, तो आप लोगों को बताना है, यही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जो इनका पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, इनका पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, वो बिटर बिटर टेस्ट होता है, उसको फील करता है। और इसको हम लोग टेस्ट बड बोलते हैं। और टेस्ट बड क्या होता है, सेंसरी अर्गन होता है। जैसे मिर्ची को अगर आप लोग सामने से खाओ, मिर्ची को अगर आप लोग यहाँ से, यहाँ पे जो दांत होता है यहाँ से कट करो तो काफ़ी तीखा लगेगा, और यही साइड से ही कट करके खा जाओ, आप लोगों को तीखा यहाँ से कट करके खाओ, यानी काटने वाला जो चबाने वाला दांत होता है वहाँ से खाओगे तो ज़्यादा तीखा का फील नहीं होगा। ठीक है, तो जो टेस्ट बड होता है, साल्टी, सावर, बीटर, स्वीट, ये सब टेस्ट बड का ही काम है, और वो अलग अलग है। देखो, जो एवरेज पर्सन होता है, टेस्ट करने के लिए 10,000 से ज़्यादा टेस्ट वर्ड है भाई, 10,000 से ज़्यादा टेस्ट वर्ड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पोस्टीरियर पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 26, जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट रूट बिकॉज। आपसे पूछा जा रहा है जिंजर इज अ, यानी अदरक के बारे में, स्टेम एंड नॉट रूट, यानी ये तना माना जाता है, जड़ नहीं माना जाता है, इनमें से दिए गए ऑप्शन के किन कारण से। तो सही आंसर आप लोगों को टिक करना है। देखो, कभी कभी जिंजर का साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया जाता है, तो साइंटिफिक नेम भी आप लोग याद रख लेना। जिंजर का साइंटिफिक नेम होता है जिंजीवर ऑफिसिनेल। क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, जिंजीवर, जिंजीवर ऑफिस से ऑफिसिनेल, यानी मिलता जुलता है, लेकिन मिलता जुलता ऑप्शन दे दे तो फिर आप गलती कर दोगे, तो इसलिए पूरा ही याद रख लेना अच्छे से, जिंजीबर ऑफिसिनेल। ठीक है, तो अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन के कारण जिंजर को स्टेम बोला जाता है, और स्टेम कहा जाता है, और रूट नहीं कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इट हैज़ नोड एंड इंटरनोड्स। जिंजर इज ए स्टेम बिकॉज इट हैज़ नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, और यही क्या होता है, स्टेम का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसमें नोड और इंटरनोड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम के अंदर लाते हैं। ठीक है, और जबकि क्या होता है, जिंजर क्या होता है, जिंजर को इसलिए हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं, और यहीं पे कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, कहाँ तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, द स्वीटेस्ट शुगर अमॉन्ग द फ्लोइंग इज फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो इन सभी में से स्वीटेस्ट शुगर होता है और फ्रक्टोज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कहाँ है, साइड में होगा, यहाँ पे होगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28।
एमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट। देखो इनमें से फल दिया गया है और बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है। तो यहाँ पे एप्पल है, ग्रेप है, डेट है, प्लम है, बाकी सब तो फल ही है। और यहाँ पे जो खजूर है, खजूर को एक्चुअल नहीं, ये गलत है। एप्पल, ग्रेप, डेट, प्लम, इनमें से ट्रू फ्रूट कौन नहीं है? तो इसमें से एप्पल को ट्रू फ्रूट ना बोल के दो तरह के फ्रूट होते हैं, ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट, और यहाँ पे क्या है, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो इन दिए गए फ्रूट्स में से किसे ट्रू फ्रूट बोला जाता है और किसे फॉल्स फ्रूट बोला जाता है? यानी नॉट ए ट्रू फ्रूट का मतलब बेसिकली से क्लियर बात है कि इसे हम फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। तो एप्पल जो होता है, एप्पल को हम लोग फॉल्स फ्रूट के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो, ध्यान से सुनना, ट्रू फ्रूट होता है, ट्रू फ्रूट होता है, उसका डेवलपमेंट होता है ओवरी से, हाँ ठीक है। और फॉल्स फ्रूट होता है, उसका डेवलपमेंट होता है किसी अलग पार्ट से, मतलब ओवरी छोड़ के किसी अलग पार्ट से डेवलपमेंट होता है, इसलिए वो फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी में आता है। और जो इसका जो हम लोगों का जो खाने वाला जो पार्ट होता है ना एप्पल का, वो थैलेमस से डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है मित्रों? थैलेमस से डेवलप होता है। यह भी पूछा जा सकता है आपको कि जो एप्पल जो होता है उसका जो खाने वाला फ्लेशी पार्ट होता है वो किससे डेवलप होता है? तो आप लोग क्या आंसर करोगे? थैलेमस। कहाँ तक हो गया मित्रों? क्वेश्चन नंबर 28 तक। क्वेश्चन नंबर 29, 35 आ गया, 28 तक हो गया। 29 में क्या है मित्रों? लिग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रियस बिकॉज दे आर रिच इन। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि लिग्यूम्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होता है, और काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो मतलब इनमें से दिए गए ऑप्शन में से किसमें सबसे ज़्यादा वो किसका वो सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है? तो जो लिग्यूम्स जो होता है ना, लिग्यूम्स जो जिसे हाईली न्यूट्रियस बताया जाता है, ये मतलब हाईली रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, लिग्यूम्स आर हाईली रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि ऑप्शन अगर बाद में दे क्या इनमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, आयरन, ये सब भी होता है, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सब भी होता है। और सुनो, लिग्यूम्स जो होता है इनमें फैट काफ़ी कम होता है। फैट काफ़ी कम होता है। तो अब आपके मन में एग्जांपल आएगा कि भाई कोई एक एग्जांपल बता दो, ऐसा कौन है लिग्यूम्स? तो लिग्यूम्स के अंदर मित्रों मैं आप लोगों को बताऊंगा सोयाबीन। सोयाबीन क्या होता है? लेग्यूम्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्लोव, ए स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? जो क्लोव होता है, क्लोव को पौधा होता है, तो पौधा के किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है? ठीक है, क्लोव्स को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों फ्लावर बर्ड। क्या आंसर हो जाएगा? फ्लावर बर्ड। ऑप्शन डी में है फ्लावर बर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, who has been appointed by the Board of Control for Cricket in India as the head of All India Women's Selection Committee? एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है इस वर्ष कराना। मैं करंट अफेयर का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से पहले करा दूंगा। हु हैज़ ओन द वुमन सिंगल ए 2020 का है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। विच एथलीट स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द लंदन मैराथन हेल्ड इन 4 अक्टूबर 2020? ये भी उस वर्ष का करंट अफेयर है जो कि पूछा नहीं जाएगा। विच इंडियन क्रिकेटर अलॉन्ग द MS धोनी अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 15 अगस्त 2020? ये तो सबको पता ही होगा कि सबसे पहले MSD ने रिटायरमेंट की घोषणा की और उसके चंद कुछ मिनटों के बाद सुरेश रैना ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो मित्रों अब जाके 34 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ई जाके सही हुआ। बहुत लड़के क्या करते हैं, ऑप्शन ई को ही मारते जाते हैं, ऑप्शन ई को ही मारते जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग देखो, रेशियो निकाल के देखो,
34 क्वेश्चन में जाके एक आंसर सही हुआ। नहीं मित्रों यहाँ पे भी ऑप्शन ही नहीं है। मैं बिना क्वेश्चन देखे आप लोगों को टिक करा दिया। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, विच इंडियन क्रिकेटर एलॉन्ग विथ एम एस धोनी, और मैंने क्या किया, एम एस धोनी और सुरेश रैना को एक साथ कर दिया, यानी मोर देन वन ऑप्शन। यहाँ पे एम एस धोनी का ऑप्शन है ही नहीं, यानी एम एस धोनी के साथ किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की 15 अगस्त 2020 को, तो सुरेश रैना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 35 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु हैज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिसेंटली, करंट अफेयर के क्वेश्चन। हु इज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। यही है, करंट अफेयर यही होता है, अपडेट होते रहता है। फॉर विच डिसिप्लिन डॉक्टर बुसरा अतिक एंड डॉक्टर रितेश अग्रवाल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020। चलो आगे करते हैं। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज 2022, याद होना चाहिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। 38 39 विच इंडियन फिल्म एक्टर हैज़ बीन ऑनर टाइम मैगजीन, अभी 2020 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी इंडियन बीचेज हैव बीन रिकमेंडेड फॉर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। और ये सभी कोस्टल पार्ट के हैं, ठीक है, और ये सभी कोस्टल पार्ट के हैं। रामविलास पासवान स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी। वर्ष 2020 में इनका देहांत हो गया था, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन इनके नाम पे और इनके पार्टी पे बन गया था, ठीक है। तो रामविलास पासवान ने अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया था किस पार्टी के अंदर, तो उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी, ठीक है। जनता पार्टी नहीं था, जनता पार्टी से पहले ये लोग समाजवादी नेता थे। रामविलास पासवान जो थे ये समाजवादी नेता थे, ठीक है। मैं इसी का टिक किया हुआ आंसर कर दिया जल्दी में। ये आंसर गलत है, ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में से थे, ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता थे। और इनका कैरियर काफ़ी पुराना कैरियर था। इमरजेंसी से पहले ही विधायक बन गए थे, 1969 में ही विधायक बन गए थे, ठीक है। और बहुत सारे प्रधानमंत्री के अंदर ये मंत्री भी रह चुके हैं। और जब इन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई थी और उनके पार्टी का नाम था लोक जनशक्ति पार्टी। और देखो इनके नाम क्या है, 9 टाइम के लोकसभा एमपी थे, 9 टाइम लोकसभा एमपी एंड राज्यसभा एमपी, ठीक है। और एसएसपी जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी था, वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी क्या था, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी था, उससे अलग होकर बना था। और इसको लीड किसने किया था, समाजवादी नेता जॉर्ज साहब ने, जिनका पूरा नाम है जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, यानी करंट अफेयर का मित्रों वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग करंट अफेयर का रिवीजन अच्छे से करके जाओ। यानी कि 30 से 30 क्वेश्चंस तो आराम से करंट अफेयर से मिलने वाले हैं। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। 2020 में भी इनका भी निधन हुआ था, बाबू रघुवंश सिंह का। बिहार पॉलिटिशियन लेट रघुवंश प्रसाद सिंह वाज द फर्स्ट टाइम इलेक्टेड टू हिज लोकसभा। मतलब उनकी लोकसभा का क्षेत्र का नाम नहीं पूछा जाता था, यानी कि अभी जो लोकसभा चल रहा है तो उसी तरह से उस टाइम कौन सा लोकसभा चल रहा था जिनमें ये चुन के गए थे, तो उस समय वो था 11वीं लोकसभा, ठीक है। 11वीं लोकसभा में ये पहली बार सांसद बन के गए थे रघुवंश प्रसाद सिंह, और वैशाली जिला से वैशाली कॉन्स्टिट्यूंसी से ये जीत कर आते थे। और ये किस पार्टी से जीत के आते थे, आरजेडी की पार्टी से, जिसका सिंपल है लालटेन, ठीक है। और ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। जब 2004 में अटल जी की सरकार गई थी, उस समय यूपीए की सरकार बनी थी, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उस समय वो ग्रामीण विकास मंत्री थे। और इन्हीं का कंसेप्ट दिया गया है नरेगा का, जो कि मनरेगा कर दिया गया है, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 45, Which among the following is not a member of the Quadrilateral Security Dialogue and Informal Strategic Forum? देखो क्वाड में बेसिकली 4 मेंबर हैं,
उस 4 मेंबर का नाम आप लोग याद रख लो, आप लोगों को आंसर की ज़रूरत नहीं होगी। एक तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और चौथा क्या है, यूनाइटेड स्टेट। तो क्वाड में यही 4 है, तो सीधा सीधी आपका आंसर हो जाता है चाइना। क्वेश्चन नंबर 46, हु रिप्रेजेंट इंडिया, करंट अफेयर का क्वेश्चन 2020 का। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन 47 में, तो 2020 का करंट अफेयर अभी कराने की ज़रूरत है नहीं। 49 भी करंट अफेयर का क्वेश्चन, 49 भी करंट अफेयर का क्वेश्चन। यानी आप देखो करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कर लो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ जब मैं करंट अफेयर का सेशन भी लेता था कि जहाँ पे फर्स्ट वर्ड आ जाए वो स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन बन जाता है, उसे आप लोग याद कर लेना। तो पूछा जा रहा है विच अरब स्टेट हैज़ स्टार्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इराक, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से ज़्यादा आंसर सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात्स। यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना करने की घोषणा किया है, ठीक है। और जिसकी कैपेसिटी क्या होगी, कैपेसिटी लगभग 1500 वाट के बराबर होगा। इसकी कैपेसिटी 1500 वाट के, ठीक है। और इसको असिस्टेंट कौन कर रहा है, देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा, तो नाम इसका रखा गया है, यानी 2 साल पहले की बात है, बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, याद रखना, बराक ओबामा नहीं, बराक। क्वेश्चन नंबर 51, विच वाज द फर्स्ट अरब स्टेट टू साइन पीस डील विथ इजराइल। देखो इजराइल के साथ अरब का कौन सा देश है जो कि पीस डील साइन किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजिप्ट। इजिप्ट में काफ़ी सारे पुराने ममीज मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच कंट्री एज्यूम्ड, करेंट अफेयर का क्वेश्चन मित्रों, करेंट अफेयर का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। ऑपरेशन माई सहेली, ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन। 54, ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी फिट इंडिया मूवमेंट हु गैव द मंत्र फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज, फिटनेस रोज हाफ एन आवर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऐसा फिटनेस रहने का सबसे ज़्यादा आह्वान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करते हैं, और इस उम्र में भी वो काफ़ी ज़्यादा फिट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ऑन द 100th एनिवर्सरी ऑफ राजमाता विजया राजे सिंधिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेजे। देखो राजमाता जो विजया राजे सिंधिया थी, इनकी दादी थी, अभी जो नागरिक उड्डयन मंत्री है कौन है, माधवराज सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी जो थी राजमाता विजया राजे सिंधिया, उनका 2020 में 150 बर्थ एनिवर्सरी था, तो उनके उपलक्ष्य में मोदी जी ने क्या रिलीज किया, तो मोदी जी ने उनके 150 बर्थ एनिवर्सरी में 100 का जो होता है ना, 100 का रुपीज़ कॉइन, और एक क्या होता है, कॉमेमोरेटिव कॉइन होता है जो किसी की याद में रिलीज किया जाता है, ठीक है। और उनका 100वां जन्मदिन था, तो 100वां जन्मदिन में 100 रुपीज़ का एक कॉइन को रिलीज किया, ठीक है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की क्या थी, को फाउंडर थी, ठीक है। और ये ग्वालियर से सांसद भी थी 1970 से लेके 1998 में। बाद में फिर इनके बेटे कांग्रेस में थे और इनके पोते भी कांग्रेस में थे। अभी कुछ वर्ष पहले इनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 56, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भाई करंट अफेयर कितने सारे क्वेश्चन हैं। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर। ये भी देखो एक तरह से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका आंसर होगा HDFC बैंक।
HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप फार्मर के लिए लॉन्च किया है, और HDFC क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यानी PSB है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। क्वेश्चन नंबर 58 करेंट अफेयर 59 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हैज़ बीन फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स एट विच एयरफोर्स स्टेशन। ये अम्बाला, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जुड़ चुका है। द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल, यानी पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, उसका नाम क्या है? तो उसका मित्रों नाम है रुद्रम। रुद्रम इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, बीच में क्वेश्चन गैप है, अब है ही नहीं तो 60 के बाद 67 से है, तो यानी 6 क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में नहीं हैं, तो मैं नहीं करा पाऊँगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं 67 से ही। क्वेश्चन नंबर 67 है, पाइत्रा ड्यूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब पाइत्रा ड्यूरा जो है इनमें से किससे रिलेटेड है, और आपको 5 ऑप्शन देना है, इन पांचों में से एक ऑप्शन ही सही है, तो इसका ऑप्शन सीधा सीधी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाइत्रा ड्यूरा इज रिलेटेड टू decorating the wall with floral design made of semi precious stones, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 68, विच मुगल रूरल स्टेबलाइज कारखानाज फॉर पेंटिंग, किस मुगल एम्परर ने पेंटिंग के लिए कारखाना स्टेबलाइज किया था? तो देखो, मुगल अकबर था। मुगल में क्या था, उसका रैंकिंग मित्रों याद करने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बताया है, भाजसा, मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसमें जो अकबर था, अकबर ने ही पेंटिंग के लिए कारखाना को स्टेबलाइज किया था, ठीक है। और अकबर के ही एरा में पेंटिंग काफ़ी फला फूला, और उस समय बहुत सारे पेंटर सामने उभर के आए, जैसे सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत, ये सब उसी टाइम में आए, ठीक है। और अकबर का रेन क्या था, नहीं कार्यकाल क्या था, 1556 से लेके 1605, ठीक है। इसका आंसर होगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 69, Who among the following participated in the Parliament of Religious held at Chicago in 1893? बताओ, ये भी आंसर बताने की ज़रूरत है क्या? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। एक क्वेश्चन 69 रह गया। द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द बंगाल वाज इन्फोर्स बाई, तो बंगाल में जो ड्यूअल सिस्टम यानी ड्यूअल सिस्टम को इन्फोर्स किया गया था, वो किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो सबसे पहले बात जान लो कि उस समय के जो वहाँ के शासन करने के लिए शासन करते थे रॉबर्ट क्लाइव, और बात है मित्रों कम से कम है 1765 की, 1765 की, ठीक है। तो द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल वाज इन्फोर्स्ड बाई रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, 70 तो मैंने करा दिया। 71, हु एस्टेब्लाइज स्वराज पार्टी इन 1923, तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखो, ये सब आसान क्वेश्चन है और मेनी टाइम्स इनको रिपीट किया गया है। तो 71 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सी आर दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इसने भी सही आंसर टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 72, हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर इज डिस्प्लेस्ड? देखो, किसने एक फेमस नाटक नील दर्पण को लिखा है, जिसमें जो किसान नील का खेती करते थे उसको दर्शाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्रा, और एक काफ़ी फेमस प्ले है नील दर्पण, जिसका नाम है नील दर्पण।
और यहाँ पे इंडिगो फार्मर यानी कि जो नील की खेती करते थे उनके बारे में दिखाया गया है, ठीक है। और ये कब लिखा गया था, ये भी काफ़ी पुराना है, नील की खेती भी काफ़ी पुराना होता था, 1860 के अप्रॉक्स, ठीक है, 1860, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, द फेमस बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760 वाज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट होम। बैटल ऑफ वांडीवास ब्रिटिशर और किन के बीच लड़ा गया था, तो याद रखना ब्रिटिशर और फ्रेंच के बीच लड़ा गया था, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया में एक समय सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, और वह कौन से एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यानी जब आज़ादी से कुछ वर्ष पहले ही सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी वर्ष 1909 में। और ये एक्ट किस एक्ट के तहत, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 74 हो गया। 75, कोल म्यूटनी ऑफ 1831 अंडर बुद्धो भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखो कोल म्यूटनी जो कि 1831 में हुआ था, या किस रीजन में हुआ गया था। तो देखो मित्रों, सिंहभूम करके एक रीजन है, और कोल क्या है, कोल एक ट्राइबल का ग्रुप है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या था, ये झारखंड जो बिहार का जो पार्ट था, जो अब का झारखंड है, वहीं पे किया गया। तो सिंहभूम हम लोग इसका सही आंसर करेंगे। क्या आंसर करेंगे, सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 76, हु स्पेयर हेडेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताओ मित्रों, कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, बाबू वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, तो मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, मल्टीपल टाइम, एक दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 150 पे नहीं भाई, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 पे थे। ए रहा, हु ड्रू गांधी जी अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट इन द चंपारण। राजकुमार शुक्ला। न जाने कितने बार पूछा गया है, राजकुमार शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 78, विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध। तो मगध का क्या था, मगध का पहला कैपिटल क्या था। तो इसमें आप लोगों को मगध का पहला कैपिटल बताना है। तो इसके में देखो, इसमें ऑप्शन ई आएगा। ऑप्शन ई क्यों आएगा, क्योंकि जो महाजनपद था मगध का पहला कैपिटल क्या था, राजगिरी। क्या था, राजगिरी। और राजगिरी इसमें है ही नहीं, तो नन ऑफ द एबव होगा। नन ऑफ द एबव क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। स्वामी सहजानंद वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्वामी सहजानंद का रिलेशन एक किसान नेता के तौर पे इनकी पहचान थी, और ये इनमें से किन से रिलेटेड है। तो किसान नेता के तौर पे इनकी पहचान थी, तो जाहिर सी बात है किसानों के हक में लड़ेंगे, तो पीजेंट मूवमेंट जो बिहार में हुआ था उनसे रिलेटेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज्ड सिविल डिसोबीडियंस। देखो, गांधी जी 1915 में अफ्रीका से आए थे, और उनका पहला आंदोलन कहाँ हुआ था, सत्याग्रह, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में था। और ये कहाँ हुआ था, तो सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी का कहाँ पे हुआ था, चंपारण में, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और देखो 1917 में ये हुआ था, एक मिनट, ये 1970 में हुआ था, और 1918 में कहाँ हुआ था, खेरा का हुआ था। और खेरा में दो जगह हुआ था, गुजरात में दो जगह हुआ था, एक तो खेरा में और एक अहमदाबाद मिल में। और गांधी जी वर्ष 1919 में ये पहली बार मास लेवल पे, यानी ऑल इंडिया लेवल पे आंदोलन की शुरुआत किया था, जिसका नाम है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 79 हो गया, 80 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 81, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इन टर्म ऑफ द जोग्राफिकल एरिया इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद कर लेना, हॉन्शू, यानी ऑप्शन बी,
द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इन टर्म ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इज हॉन्शू, ठीक है। और होकाडियो का नंबर क्या आता है? होकाडियो का नंबर सेकेंड आता है। और सिकोई का नंबर क्या होता है? सिकोई क्या है? सबसे स्मॉल आइलैंड इन जापान है। सिकोई क्या है? सबसे स्मॉल आइलैंड है, ठीक है, सबसे स्मॉल आइलैंड है। और क्यूशी क्या है? क्यूशी क्या है? थर्ड लार्जेस्ट। यानी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जापान का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन है इन द टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। तो पहला तो ऑप्शन हो जाएगा होन्शू, दूसरा होकाइडो, और तीसरे में काइसु। और सिकोई क्या है? सिकोई क्या है? सबसे स्मॉल आइलैंड है। क्वेश्चन नंबर 82, ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखो ग्रीनलैंड इनमें से किस कंट्री का पार्ट है, ये आप लोगों को बताना है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। चलो ठीक, मैं कर ही देता हूँ, डेनमार्क का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशन एज ऑन December 28। चलो ये डाटा की बात है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वैसे मैं आंसर बता दूं, यूनाइटेड अरब अमीरात इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एनुअल गोल्ड आउटपुट इन टर्म्स इन 2019। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। छोड़ो, इंपॉर्टेंट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग कंटिनेंट्स विच हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। इनमें से कौन से कंटिनेंट के पास सबसे ज़्यादा नंबर में कंट्री है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखो अफ्रीका में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कंट्री क्या है? अफ्रीका में 50 से ज़्यादा कंट्री है, और एशिया में लगभग 50 कंट्री है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका में 50 से ज़्यादा कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 86, द स्टेट ऑफ इंडिया विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस। में तो 2021 का सेंसस अभी तक हो नहीं पाया ड्यू टू कोविड, तो आपसे क्वेश्चन अभी तक 2011 से ही पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि 2011 के सेंसस को अच्छी तरह से पढ़ के जाना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो मतलब मिजोरम में सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल का पॉपुलेशन है वो मिजोरम में है, ठीक है। मिजोरम में मतलब ट्राइबल लगभग 95% है। और ज़्यादातर देखा जाए कि ट्राइबल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही है, ठीक है, क्योंकि वो पहाड़ी ऐसे भी पहाड़ थे, तो वहाँ पे ट्राइबल बसा करते थे। क्वेश्चन नंबर 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया इज नॉट इन कर्नाटका। देखो इनमें से कौन सा एरिया है जहाँ पे कॉफ़ी ग्रो नहीं किया जा सकता है? कॉफ़ी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलनीज, क्योंकि पलनीज जो है ना, पलनीज में तो कॉफ़ी ग्रो किया जाता है, ठीक है। पलनी में तो कॉफ़ी ग्रो किया जाता है, लेकिन पलनी आपको कर्नाटका में है ही नहीं, ये तमिलनाडु में है। पलनी कहाँ है? तमिलनाडु में है, TN। बाकी चिकमागलूर, कूर्ग, बाबा बुदानगिन ये सब कर्नाटका के पार्ट हैं, और यहाँ पे कॉफ़ी ग्रो किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। इनमें से बताना है आप लोगों को इंडिया का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया उसी के पास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताओ, कच्छ, जहाँ पे भूकंप आया था जब मोदी जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, कच्छ। उसके बाद नंबर आता है लेह का, कच्छ के बाद लेह का, ठीक है। उसके बाद इन दोनों से काफ़ी कम है जैसलमेर का। क्वेश्चन नंबर 89, द स्टेट ऑफ इंडिया विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज। देखो इंडिया का कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ गया क्वेश्चन? 89, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोइंग इन बिहार इन अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर? ए
ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और बिहार ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना। इसमें आंसर है बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ठीक है। यानी नॉर्थ की तरफ बढ़ने वाली, नॉर्थ की तरफ बिहार इज नॉर्थ फ्लोइंग रिवर इज नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, ठीक है। इसमें मोर देन वन आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है बागमती, कमला, कोसी, गंडक। तो ये क्या होता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये लोग फ्लो करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन, मोर देन वन, तो ऑप्शन ई। अटल टनल अक्रॉस विच ऑफ द फ्लोइंग हिमालय रेंज। अटल टनल के बारे में पूछा जा रहा है किस तो अटल टनल कहाँ बना है, ये बात आप लोग क्लियर करो सबसे पहले। रोहतांग टनल, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, और इसका रेंज क्या है, ईस्टर्न पीर पंजाल से लेह मनाली के हाईवे पे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मित्रों दिया तो है ईस्टर्न पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 92, इंडिया 13th मेजर पोर्ट इज गोइंग टू सेटअप इन विच स्टेट। इंडिया का 13वां मेजर पोर्ट हिंदुस्तान के किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। देखो इन 4 राज्य में सबसे जो अच्छा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है वह कौन है। मित्रों आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटका जो होता है ना, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, कर्नाटका में, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, एमॉन्ग द फॉलोइंग फेयर ऑफ मिनरल एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन ऑफ द करेक्टली मैच। लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है, क्या सही है, हाँ सही है। मिक्का भागलपुर में पाया जाता है, क्या सही है, नहीं। मिक्का नवादा में पाया जाता है। क्वार्टजाइट क्या मधुबनी में पाया जाता है, सही है, नहीं। ये मुंगेर, लखीसराय और नवादा की तरफ पाया जाता है। और लीड जिंक की बात करें तो यह बांका और रोहतास से मिलता है, यानी ऑप्शन ए सही है, यानी करेक्टली मैच है। 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लेस इज नॉट करेक्ट मैच। देखो ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, जी हाँ है। सीमेंट कहाँ पे, बंजारी में है क्या, सीमेंट बंजारी में है क्या, हाँ बंजारी में है। फर्टिलाइज़र के क्या बुरारी में है, भरौई में है फर्टिलाइज़र का, तो जी हाँ है। अब जो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग पावर प्लांट है, क्या यह भागलपुर में है, तो नहीं, यह भागलपुर में नहीं है, यह मुजफ्फरपुर और मोकामा में है, ठीक है, यह मुजफ्फरपुर और मोकामा में है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है, पाइडमोंट स्वैम्प सॉइल इज फाउंड ओनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। जो ये बेसिकली पाइडमोंट स्वैम्प सॉइल है, यह बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। क्या मधुबनी में पाया जाता है, क्या भागलपुर में पाया जाता है, क्या वेस्ट चंपारण में, सीतामढ़ी में, या किसी इन दिए गए 4 जिला में से किसी जिला में नहीं, या इन दिए गए 4 जिला में से किसी एक से ज़्यादा जिला में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। और मिट्टी का नाम आप लोग याद रखना, पाइडम स्वैम्प सॉइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेयर एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन ऑफ द बिहार गंगा रिवर डज नॉट फ्लो। इसमें पूछा जा रहा है गंगा नदी किस एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन ऑफ बिहार से फ्लो नहीं करता है। तो इसका सीधी आंसर मुंगेर की तरफ से जाता ही है, भागलपुर की तरफ से जाता ही है, कोसी मगध हो जाएगा, ठीक है। कोसी से इनका फ्लो नहीं होता है। रिवर गंगा का जो फ्लो होता है दरभंगा डिवीज़न में। अब दरभंगा डिवीज़न में कहाँ से, पटना से आगे जब आओगे ना, पटना मुंगेर से आगे बढ़ते हुए आओगे तो यहाँ पे समस्तीपुर की तरफ होता है, ठीक है, समस्तीपुर की तरफ होता है। और मुंगेर में आ जाओ तो मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय सब में ही है।
पूर्णिया में भी है, कटिहार में है, भागलपुर में तो है ही, भागलपुर में खुद है, और तिरहुत में क्या है, वैशाली में है, सारण में कहाँ पे है, छपरा में है ही, और पटना में तो पटना बक्सर भोजपुर में है ही। तो इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है कि रिवर गंगा जो है बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है, बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरता है रिवर गंगा, ठीक है। यानी गंगा मैया बिहार के 12 जिला से गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, among the following pair of tribe and district which one is not correctly match। देखो, संथाल, बिहार वाले बच्चे तो आसानी से बोल देंगे, इनको तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। संथाल, बांका, मुंडा, जमुई, उरांव सुपौल, खारवाड़ भागलपुर, ठीक है। उरांव देखो सुपौल में पाया ही जाता है, मुंडा जमुई में ही, यानी इसका मोर देन वन एबव हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट। याद करने वाला पार्ट है, इसको आप लोग याद कर लेना, मैं आंसर बता देता हूँ, 7.27। क्वेश्चन नंबर 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार। ये तो पता ही होगा, आंसर देखने की ज़रूरत भी है नहीं, वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। और पार्क का नाम क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। Who won the bid of construction to the new parliament building recently। तो जो नया पार्लियामेंट बन रहा है उसका बिड किसने जीता था, तो उसका बिड जीता था जो रतन टाटा की कंपनी है, टाटा प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमारे संविधान में एक प्रावधान है, वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 324 में लिखा गया है, आर्टिकल 324 में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 103, हु इज़ द हेड ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एट प्रेजेंट। ये तब का क्वेश्चन है, अब का कौन है देखकर मुझे बताना पड़ेगा। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 इस तरफ होगा। व्हाट इज़ द मीन्ड बाई रूल ऑफ लॉ। मित्रों, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, ये बात आप लोगों को बताना है। तो मित्रों, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है, ये बेसिकली जुडिशियली से रिलेटेड होता है, और इसका मतलब होता है कि एक लॉ जो सबके लिए हो, एंड एक जुडिशरी, एक न्याय सबके लिए हो, यानी एक नियम सबके लिए हो और एक न्याय सबके लिए हो। और इसको एक्सप्लेन किया गया था, मतलब ऑप्शन पहले तो देख लो, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, एवीडी से, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखना। कौन सा 1415, विच आर्टिकल गिव द लिस्ट ऑफ द 29 फंक्शन टू द परफॉर्म्ड बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जिक्र किया जा रहा है, और इसमें बताया जा रहा है कि लिस्ट ऑफ जो 19 फंक्शन है वह परफॉर्म किया जाएगा किस आर्टिकल के बेस पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243 और इसका जी, पार्ट जी, आर्टिकल 243 पार्ट जी। देखो, आर्टिकल 243 क्या कहता है, आर्टिकल 243 पंचायती राज को ही डील करता है। तो इसमें जो आर्टिकल 243 का जी पार्ट है, जी सब पार्ट है, जो 29 लिस्ट है ना, उसको परफॉर्म करने के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, When was the सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किस वर्ष पास हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है। 11 दिसंबर को 2019 को, और इफेक्टिव कब हो गया था, 10 जनवरी 2020 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, द लेजिस्लेटिव ओरिजिन ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है।
तो जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके ट्रेस किया जा सकता है कौन से अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल के अमेंडमेंट बिल से, तो उस बिल का नाम था 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताऊँ अब, 107 था, तो 100 विच कंपनी स्टेबलाइज इट्स फैक्ट्री इन 1632 एट पटना बिहार। अब 1632 में पटना बिहार में कौन सी कंपनी ने अपना कंपनी को स्टेबलाइज किया था, तो उस समय देखो डच भी आ गए थे, तो और डच ने ही एस्टेब्लिश किया था बिहार में अपना फैक्ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्वेश्चन नंबर 109 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डिसेंट्रलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो आप लोगों को बताना है ऑटोनॉमी, पीपल पार्टिसिपेशन टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस अमंग लोकल कम्युनिटी टू एम्पावर लोकल कम्युनिटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस अमंग लोकल कम्युनिटी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 110 विच एक्ट इज नॉट द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब 110 का आंसर सही बताना है, तो इसका 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ठीक है, और यह ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 111 ऐसा पॉलिटी का पार्ट था। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया। क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन इसका सही आंसर होगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन सही होगा, मेंटेनेंस ऑफ फूड ग्रेन बफर स्टॉक सही होगा, या एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन सही होगा। तो मित्रों इसका ऑप्शन डी सही होगा, जिसका सही आंसर होगा एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 112 रेवेन्यू डिफिसिट इन इंडिया इम्प्लाइज दैट। रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है इन इंडिया, इसका मतलब क्या होता है, तो मित्रों देखो रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब क्या होता है, जब इंडियन गवर्नमेंट्स को पैसे बोरो करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्यों, कि जो उनका कैपिटल एसेट्स था उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, तो गवर्नमेंट को क्या बोरो करने की रिक्वायरमेंट होगा ही, और इसी को रेवेन्यू डिफिसिट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द इंडियन गवर्नमेंट नीड टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस विच डू नॉट क्रिएट कैपिटल एसेट्स। यानी जो हम कैपिटल एसेट्स रखे थे उससे ज़्यादा खर्च हो गया, तो इसी को रेवेन्यू डिफिसिट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया टॉप करंट अफेयर पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडिया इज रिलेटेड टू द भारतमाला प्रोजेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा जा सकता है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और यह प्रोग्राम किसके द्वारा रन किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिनके मंत्री हैं, जिनके कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं माननीय नितिन गडकरी। और यह एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। क्या है, अम्ब्रेला प्रोग्राम है। यह क्या है, अम्ब्रेला प्रोग्राम है। ठीक है, और यह जो देश के 550 डिस्ट्रिक्ट को लिंक कर रहा है नेशनल हाईवे से। ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 115 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रिलीज टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू मेजर इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इन इंडिया। करंट अफेयर का पार्ट 116 भी करंट अफेयर का पार्ट, यानी 2020 का जो करंट अफेयर का पोर्शन है उसको कराने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 110 द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम स्कीम इज।
इसका सही आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो ऑब्जेक्टिव स्कीम है पीएम कुसुम, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फार्मर का डिपेंडेंसी है डीजल और केरोसिन से, उसको उसको हटाना। और बाई किस मीडियम से हटाना? तो सोलर एनर्जी की मदद से जो फार्मर का डिपेंडेंसी केरोसिन और डीजल पे है उससे हटाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू रिमूव फार्मर डिपेंडेंसी ऑन डीजल एंड केरोसिन एंड टू लिंक पंप सेट्स टू सोलर एनर्जी, यानी ऑप्शन डी। अब 109, विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल बैंकर ऑफ कम है? क्वेश्चन नंबर ए करंट अफेयर का पार्ट है 2020 का करंट अफेयर का पार्ट, ये भी करंट अफेयर का पार्ट 122 तक करंट अफेयर का पार्ट है। करंट अफेयर का पार्ट मैं करंट अफेयर का पार्ट इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि 2020 ऑलरेडी 2020 2 साल पुराना करंट अफेयर का है, जो कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा। हाँ, ये अब 124 को देख लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मुख्यमंत्री का अभी नीतीश कुमार है बिहार के, और उनका एक जो 7 निश्चय वाला है, 7 निश्चय वाला उन्हीं का दिया गया कंसेप्ट है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 7 निश्चय में इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन इंक्लूडेड नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? वुमेन एम्प्लॉयमेंट क्या है? 7 निश्चय में है ही। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर 7 निश्चय में है ही। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल हाउस होल्डर, ये भी 7 निश्चय प्रोग्राम में है। और ये चाइल्ड वेलफेयर, ये 7 निश्चय प्रोग्राम में नहीं है। तो ये ऑप्शन आप लोगों का पॉइंट आउट कर लेना, ठीक है। तो 7 निश्चय के बारे में मैं बता देता हूँ। पहला तो यूथ को नौकरी देना, जो कि अभी तक नहीं मिल पा रहा है। वोमन को नौकरी देना, ये भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ठीक है, चलो किसी वैकेंसी में 33% का रिजर्वेशन उनको मिलता है, तो चलो ठीक है। पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, टॉयलेट टू एवरी हाउस होल्ड, कंक्रीट ड्रेनेज टू एवरी हाउस होल्ड। उसके बाद क्या है कि हायर एजुकेशनल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और अपने ही स्टेट में हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करना। ये 7 निश्चय मुख्यमंत्री साहब के थे, और ये मुझे सही लगता है, 7 निश्चय का जो है सही लगता है। 125 करंट अफेयर का क्वेश्चन 126, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज गांधी जी हैड स्टडीड? देखो, इनमें से कुछ कॉलेज का नाम दिया गया है और इनमें से पूछा जा रहा है गांधी जी इनमें से किस कॉलेज में पढ़े। तो गांधी जी सामल दास कॉलेज, जो कि भावनगर में है, इन्होंने वहाँ पे अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 127, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? देखो, 1857 में किन्होंने मतलब रिगरसली पार्टिसिपेट किया था? नाना साहब, हाँ, कानपुर से पार्टिसिपेट, हजरत में मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जिन्नत महल। तो इसमें से देखो 2 से ज़्यादा आंसर मिल गया, यानी ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ई। क्लियर? कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हगरल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से बाबू कुंवर सिंह, दिल्ली से बेगम जिन्नत महल, फैजाबाद से भी मौलवी साहब कोई थे, मौलवी अहमदुल्ला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 28, about which act Jawaharlal Nehru had said we were provided with a car with all brakes and no engine? देखो, एक एक्ट ऑफ 1935 आया था, उसके बारे में जवाहरलाल एक्ट ऑफ क्या आया था? 128 एक्ट ऑफ 1935 आया था, जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू कहा था कि हम लोगों को एक कार मिला है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ फंडामेंटल राइट का प्रोविजन था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 129, फॉर हाउ मेनी डेज डिड दांडी मार्च लास्ट? तो दांडी मार्च जो था कितने दिनों तक चला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 डेज, ठीक है। अब गांधी जी के जितने भी प्रोटेस्ट हुए नॉन वायलेंट हुए, और जिसमें वायलेंट होता था वो प्रोटेस्ट को बंद कर देते थे, और 24 दिनों तक चला। स्टार्ट हुआ 12 मार्च से और एंड हो गया 5 अप्रैल को। इनके साथ इसमें कितने वॉलंटियर थे? इनके साथ 78 वॉलंटियर थे, ठीक है। और बिहार से इनके कौन वॉलंटियर थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 130,
हु इज़ द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये जो पॉपुलर सॉन्ग है इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर बेसिकली लोग देखो, तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, इसके ऑथर हैं बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी, और कंफ्यूज नहीं करना है राम प्रसाद बिस्मिल से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, बिस्मिल अजीमाबादी। अजीमाबादी को मैं लिख देता हूँ, बिस्मिल अजीमाबादी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखो, जो ये पोएम है इनको अमर कर दिया गया राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, जो कि इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, विच मोमेंट वाज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल का घोषणा किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसके बाद कौन सा मोमेंट स्टार्ट हुआ? स्वदेशी मोमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट हैड अपीयर्ड फॉर द INA ट्रायल एट दिल्ली इन 1945-96। INA कौन था मित्रों? सुभाष चंद्र बोस का इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल, जिसका ट्रायल रेड फोर्ट में किया गया था, इसलिए रेड फोर्ट ट्रायल किया गया था। और इनमें से जो वकील थे उनका नाम था भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई, ठीक है। भूलाभाई देसाई कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। वेयर डिड मैडम कामा अनफॉल्व इंडियन ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम। जो मैडम कामा थी वो कहाँ पे इंडिया का जो 3 कलर का झंडा था, कहाँ पे उन्होंने फहराया था? तो स्टटगर्ट में फहराया था। स्टटगर्ट कहाँ है? जर्मनी में। स्टटगर्ट कहाँ है? जर्मनी में, जर्मनी, ठीक है। और साल कौन सा था? 1907, ठीक है। और यह झंडा उन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया था, और उन्हें प्यार से हम लोग मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज करेक्ट। इनमें से कौन सा फेयर करेक्ट है? विनोबा भावे का संबंध क्या सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रह से था? चित्तरंजन दास को यहाँ पे गलत हो गया। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था, हाँ। विलियम वेडनगन कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1907 में, नहीं, ये भी गलत है। श्याम जी कृष्णा वर्मा फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन पेरिस, गलत। यानी ऑप्शन बी सही है, यानी करेक्टली मैच है। चित्तरंजन दास को हम लोग देशबंधु के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 135, विच डे वाज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज डे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस किस दिन को घोषित किया गया था? आसान सा क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड किया गया है। 26 जनवरी 1930, और इसी दिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ठीक है। सॉरी, रिपब्लिक डे मनाते हैं। व्हेन वाज बिहार एस्टेब्लिश। अब बिहार का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था मित्रों? बिहार दिवस, बिहार के बच्चे कंफ्यूज तो नहीं करेंगे, 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912, इस दिन को याद करो। इसमें क्या हुआ था? बंगाल से अलग होके प्रोविंस ऑफ बिहार एंड प्रोविंस ऑफ उड़ीसा बना था, ठीक है, बंगाल से अलग होके। 22 मार्च 1912, तो 22 मार्च को बिहार वाले बिहार दिवस भी मनाते हैं। 137, देखो, इन 3 कठिया सिस्टम इन बिहार हाउ मच लैंड वाज रिजर्व फॉर इंडिगो कल्टीवेशन। देखो, 3 कठिया सिस्टम में कितने कट्ठा यानी कितने ज़मीन को रिजर्व किया जाता था नील की खेती के लिए? देखो, बिहार में क्या होता है, 20 कट्ठा, 20 कट्ठा को 1 बीघा बोलते हैं, 20 कट्ठा को 1 बीघा बोलते हैं। तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, ठीक है, 20 कट्ठा। तो इस 20 कट्ठा में 3 कट्ठा
3 कट्ठा नील की खेती के लिए रिजर्व किया जाता था, ठीक है, और इसे ही 3 कट्ठिया सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और गांधी जी ने अपना पहला जो इंडिया में आंदोलन किया था वो चंपारण से ही किया था, और इसी को 3 कट्ठिया सिस्टम को दबाने के लिए किया था, ठीक है। और किनके कहने पे वो चंपारण आए थे? श्री राजकुमार शुक्ल के कहने पे चंपारण आए थे। क्वेश्चन नंबर 138, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? और बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर का नाम बताना है, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, बाबू श्री कृष्ण सिंह। और क्वेश्चन नंबर 139, वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड? बिहार में जो पहला कांग्रेस का सेशन था वो कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। द फर्स्ट कांग्रेस सेशन वाज बिहार वाज हेल्ड इन पटना। और पटना की कहाँ? बांकीपुर, जहाँ से अभी पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव लड़ी थी और कुल उनको शायद 1,500 वोट ही मिला था। और यह कांग्रेस का कितना सेशन था? 27 सेशन था, और 27 सेशन था, ठीक है। और जो गया में हुआ था, ये गया में हुआ था 1920 में हुआ था, और पटना में कब हुआ था? 1922 से पहले। क्वेश्चन नंबर 140 मिल जा भाई। हाँ, विच टाइटल वाज गिवन टू जयप्रकाश नारायण? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी, ठीक है। लोकनायक का मतलब क्या होता है? यानी कि जनता का लीडर, पीपल्स लीडर। और ये देखो काफ़ी पुराने लीडर थे, बहुत लोग इनको 1975 की इमरजेंसी से जाना होगा, लेकिन 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था, ठीक है। और इनको 1999 में भारत रत्न दिया गया मरने के बाद, ठीक है। 1965 में इनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका था। लोकनायक, लोकमान से कंफ्यूज नहीं करना, लोकमान तिलक साहब को मिला था। क्वेश्चन नंबर 141, द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस, ये क्या आ गया भाई? अच्छा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं इतनी देर से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पढ़ रहा था और अचानक से यहाँ पर द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस आ गया। मैं कहा कौन सा क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन तो नहीं आ गया? हाँ, लेकिन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो रीजनिंग तो बेसिकली बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे 4, 18, 48, 100, 294, 448 है, ठीक है। तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में आप लोग सबसे पहले गैप को पता करो, ठीक है। सबसे पहले गैप को पता करो, और गैप को पता करने के लिए जो दो सबसे लार्जेस्ट नंबर होते हैं उनके बीच का गैप पता करो। तो इनके बीच का गैप क्या है? 294 और 448। तो कितना हो जाएगा? 8 में से 4 गया 4, फिर यहाँ 4, 5, 3, 154, ठीक है। चलो अब इधर से कर लो। तो इधर से 4, 14 और इसके बीच में 30, फिर 14, 30 के बाद 52, 14, 30, 52। अब 52 के बाद क्या है? हम लोगों को मिल नहीं पा रहा है, तो चलो इसके बीच में गैप निकालो। 14 से 30 के बीच 16, इसके बीच में 22 और इसके बीच में 28 करो ज़रा। तो 52 और 28 क्या होगा? 80। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 80 को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे 100 में 80 को ऐड करो, 180। 180 ऑप्शन में है? हाँ है, ऑप्शन सी। तो 180 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 पीएनसी से है। पीएनसी बोले तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें बोला जाता है 2NC3 NC2 44:3, देन द वैल्यू ऑफ N इज। मित्रों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को NCR का फार्मूला बता दूं। NCR का फार्मूला होता है n
n factorial upon n माइनस r फैक्टोरियल और फिर अपॉन इनटू r फैक्टोरियल। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लेना। तो चलो इसके अकॉर्डिंग 2nc3 कहाँ गया, 2nc3 और nc2, तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला डायरेक्ट लिखो। कहाँ गया भाई, हाँ 2nc3 मतलब यहाँ पे 2n फैक्टोरियल और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, n माइनस आर यानी 2n माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कट करने वाला है, यहाँ से 2n माइनस 3 को काटने के लिए, 2n माइनस 3 को काटने के लिए ऊपर 2n होगा और 2n इंटू माइनस 1 और 2n माइनस 2 होगा। ठीक है, यानी 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 और ये नीचे वाला 2n माइनस 3 फैक्टोरियल जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। क्लियर भाई? और वैसे ही यहाँ से n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल है, नीचे से अपने आप एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 2 फैक्टोरियल था तो यहाँ से 2 इंटू 1 और यहाँ से 3 बच गया। ठीक है, 3 बच गया। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला है, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे एक और 2 आ जाएगा और n माइनस 1 यानी a कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 4 8n माइनस 1 8n माइनस 8n माइनस 4 इक्वल टू ए रेशियो में है 18 माइनस 4 इक्वल टू, पहले रेशियो का ही काम कर लो ना, एक n से ए भी n कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे आपका हो गया 18 माइनस 4 और यहाँ पे क्या था, चलो यहाँ पे अब मैं थोड़ा बताता हूँ, इक्वल टू में क्या था 44 अपॉन 3 था, तो 3 से 3 देखो मित्रों यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पे 18 माइनस 4, यहाँ पे 2 2 4 18 माइनस 4, चलो छोटा करके लिखता हूँ, 18 माइनस 4 इक्वल टू 44, तो यहाँ 4 इधर जाएगा तो 48 और 8 यानी 48 अपॉन n इक्वल टू 48 अपॉन 8 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू 6 यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अच्छी तरह से नोट कर लेना, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 143 में क्या पूछ रहा है, द एवरेज ऑफ m नंबर इज n स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर एंड डेट ऑफ n नंबर इज
m square, then the average of n plus n number is, then the average of m plus n number is। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज में क्या करते हैं, सबसे पहले तो सबको ऐड कर लेते हैं, और उसको नीचे वाले से डिवाइड कर लेते हैं। तो नीचे में द एवरेज ऑफ m नंबर m प्लस n, और इनको क्या करेंगे, एवरेज ऑफ mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देखो, अगर mn को हम लोग कॉमन लेते हैं, तो n प्लस m आएगा, और n प्लस m से एक ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे mn ही बच जाएगा। तो आंसर mn है, हाँ ऑप्शन सी। क्लियर नहीं हो तो चलो यहाँ पे करता हूँ, mn को कॉमन ले लो तो ऊपर m प्लस n हो जाएगा, और नीचे तो m प्लस n है ही, तो एक कैंसिल हो गया, तो m प्लस n बचा या नहीं, बिल्कुल बचा। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, mn 144। मित्रों में बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ एथलेटिक टीम इन अ स्कूल 21 आर इन द बास्केटबॉल टीम, 26 इन द हॉकी टीम। नोट करते चलिए, बास्केटबॉल में 21, हॉकी में 26 एंड 29 इन द फुटबॉल टीम। फुटबॉल में कितना है, 29। अब इनमें क्या है, इफ़ 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, इन दोनों को मिला के, नहीं ऐसे ही लिखो, बास्केट और हॉकी एंड बास्केटबॉल 14, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल 12, एंड हॉकी एंड फुटबॉल 15, और ऑल में कितने हैं, 8, यानी 8 वैसे है जो कि सभी खेलते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि वैसे सिर्फ उतने प्लेयर बताओ जो फुटबॉल खेलते हैं। देखो यहाँ पे वेन डायग्राम से काफ़ी आसानी से बन सकता है, लेकिन जगह ही कम है, इसलिए मैं इसको सेट्स वाले जो रूल है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखो, $29। सबसे पहले टोटल की बात कर लो, टोटल इसमें कहीं कुछ दिख रहा है, 29 फुटबॉल टीम में है ना, तो 29 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, 29 माइनस। अब उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर हॉकी एंड फुटबॉल साथ खेल रहे हैं, फुटबॉल टीम में 29 प्लेयर है ना। अब इनमें से जो साथ खेल रहे हैं उनको हटा दो, तो इंडिविजुअल फुटबॉल खेलने वाले का पता लग जाएगा। 15 प्लस 12, देखो 12 फुटबॉल एंड बास्केटबॉल खेलते हैं, तो 12 में भी फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। अब यहाँ पे ध्यान देना, 8 ऐसे प्लेयर है जो ऑल 3 गेम खेलते हैं, तो इनको यहाँ से घटा देना, तो 15-12 कितना हुआ, 27, और 27 में से 8 को घटा दोगे तो क्या होगा, 8 को घटाओगे क्या होगा, 19, और इनमें से 29 को घटा दोगे 10, आसान। तो नंबर ऑफ प्लेयर हु प्ले फुटबॉल इज 10 ओनली। क्वेश्चन नंबर 145, मोहन कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 25 डेज। ठीक है, यानी किसी काम को मोहन 25 डे में करता है, which can be completed by Sohan in 20 days।
बोथ टुगेदर यानी मोहन और सोहन एक साथ करता है तो 5 डे में करता है। बोथ टुगेदर लेबर फॉर 5 डेज एंड आफ्टर वन मोहन, अच्छा 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 अच्छा, तो टोटल वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल वर्क मित्रों क्या हो जाएगा? टोटल वर्क यहाँ पे हो जाएगा 100। तो मोहन का एक दिन में काम क्या होगा? मोहन का एक दिन में काम होगा 4 पीस पर डे कर देता हूँ, और इसका 5 पीस पर डे, यानी इन दोनों को किया जाए तो 9 पीस ये लोग एक डे में बना सकते हैं। ठीक है, मोहन सोहन और मोहन प्लस सोहन का इंडिविजुअल डाटा आप लोगों के पास आ गया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। बोथ टुगेदर लेबर फॉर, टोटल काम कितना था? 100। बोथ टुगेदर लेबर फॉर 5 डेज, यानी कि 9 इंटू 5, अगर दोनों साथ काम करेंगे तो 9 इंटू 5 यानी 45 पीस वाला काम कर लेंगे। अब रिमेनिंग काम कितना हो गया? 55। अब ये किसके जिम्मे आता है? क्वेश्चन पढ़ो, हाउ लॉन्ग विल सोहन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो मोहन का याद करो, मोहन किसी काम को कितने दिन में करता था? एक काम को 4 दिन में, वही सोहन 5 दिन में। तो सोहन को इसी काम को कंप्लीट करने में 55/5 = 11 डेज लग जाएंगे। 11 डेज आंसर होना चाहिए। सही आंसर है 11 डेज। क्वेश्चन नंबर 146। तो रीजनिंग, ये तो बोनस का काम करता है, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस आ जाए तो। एक क्लॉक इज स्टार्टेड 12 नून। अब यहाँ पे मैं घड़ी को बनाता हूँ। देखो, एक क्लॉक स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 9 होता है। तो एक क्लॉक स्टार्ट हुआ 12 बजे, और देखो बाई 10 मिनट पास्ट, और 10 मिनट के बाद 5 द हावर हैज़ टर्न थ्रू, और 10 मिनट के बाद जो यहाँ पे देखो 2 घंटे होते हैं ना, एक मिनट के और 1 घंटा का। ठीक है, 1 मिनट का और घंटा का, 1 घंटा का छोटा होता है और मिनट का उससे बड़ा नीडल होता है। ठीक है, तो इससे पूछ रहा है कि 10 मिनट में ए क्लॉक इज स्टार्टेड एट 12 नून, बाई 10 मिनट पास्ट 5 द हावर हैज़ टर्न थ्रू, यानी कि 5:10 पे आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बना लिया। तो सबसे पहले बात देखो, जो आवर एंड होता है, आवर एंड, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि घड़ी की कोई सुई है और 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 1 घंटे में 12, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, पक्की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हेंस बाई 10 मिनट पास्ट 5, देखो 5 घंटे को तो 30 मिनट कर लो, और 10 मिनट को आधा डिग्री कर लो, और इनको कैलकुलेशन कर लो, कितना आएगा? 30 से 150, 155 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 147, 155 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 147, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। इसमें नेचुरल नंबर का कौन स्क्वायर नहीं हो सकता है? ठीक है, देखो स्क्वायर किसी का भी हो सकता है, उसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा मित्रों? स्क्वायर, अब सीधा सीधी बात समझो, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, 5 का करोगे तो 5 आएगा, यूनिट डिजिट 6 का करोगे तो यहाँ से रिपीटेड हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर 2 यूनिट डिजिट में नहीं आता है तो 2 जिसमें यूनिट डिजिट में होगा वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 एक ही में है, यानी कि 143,643 ये स्क्वायर नहीं हो सकता है किसी नंबर का। क्वेश्चन नंबर 148 क्वेश्चन नंबर लीनियर इक्वेशन से है, इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 भी सिंप्लीकेशन से है, काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, 598 प्लस 479 का स्क्वायर माइनस 598 माइनस 470 का स्क्वायर, और नीचे में 598 इंटू 479। तो इसका एक फार्मूला आप लोगों को देखो, एक फार्मूला क्या है, ए प्लस बी एक फार्मूला आप लोग याद कर लेना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर, इसको सीधे 4ab बोला जाता है। ठीक है, 4ab बोला जाता है। तो यहाँ पे ऊपर वाले को आप लोग 4ab जब करोगे तो 4 इंटू 598 इंटू 479, और नीचे में क्या है 598 इंटू 479 है ही, एक कैंसिल आउट हो जाएगा और ऑप्शन आप लोगों का बच जाएगा कितना, 4। तो इस तरह से ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 150, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 176,400 इफ इट इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 5%, देन व्हाट विल बी द इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। देखो बेसिकली इसकी पॉपुलेशन कितना है 176,400, और 2 साल यानी ये पहला ईयर मान लो, ये दूसरा ईयर मान लो, कितने परसेंट से बढ़ रहा है 5% से, यानी 105/100 और फिर 105/100। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो इसका सही आंसर आ जाएगा 194481। कहाँ पे है, ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो मित्रों ये 66 CCE यानी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी जो वर्ष 2020 के दिसंबर माह में आयोजित किया था आयोग ने, उसका मैंने डिटेल एनालिसिस आप लोगों के साथ कर दिया। हाँ, करंट अफेयर का इसलिए नहीं किया क्योंकि वो 2020 का करंट अफेयर पूछा गया था, और करंट अफेयर हमेशा नया पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई डाउट रह जाए तो मुझसे बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर अगले एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।